हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास 10th के लिए। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारे बुक के लास्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 13 आर एनवायरनमेंट। उस चैप्टर में हमने लगभग जो चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट था वो कवर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था एनवायरनमेंट के बारे में। एक तो हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट के बारे में, साथ ही साथ हमने एनर्जी फ्लो पढ़ लिया था। एनर्जी फ्लो इन द सेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, कि प्लांट्स जो हैं ये खाने को बनाते हैं और फूड चेन या फूड वेब की मदद से ये खाना एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचता रहता है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था फूड चेन और फूड वेब। इसके बाद बात करें तो हमने ये जो ट्रॉफिक लेवल्स थे इस तरह पढ़ लिए थे कि सबसे पहले प्लांट्स थे। प्लांट से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है प्लांट्स, और प्लांट से एनर्जी जो मिल रही है वो आ रही है कहाँ से? सन से। सन से एनर्जी आ रही है प्लांट्स में। प्लांट्स को खा रहे हैं हर्बीवोर्स, इनको खा रहे हैं कार्निवोर्स, और इनको खा रहे हैं टॉप कार्निवोर्स, या जिनको हम कह सकते हैं ओमनिवोर्स भी और डिकम्पोजर्स भी। और इस तरह एनर्जी का फ्लो लगातार चल रहा है। तो प्लांट्स जो हैं ये अपनी एनर्जी, जो भी इनको एनर्जी मिलती है सन से, उसको कन्वर्ट करते हैं किस में? फूड में। और ये फूड का जो ट्रांसफर है कि हर्बीवोरस एनिमल्स भी किसी न किसी तरह प्लांट्स, ये तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स, ये जिन भी एनिमल्स को खाते हैं वो अपनी एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है। और इस तरह ये खाने का सर्कल चलता रहता है। अब बात आती है टॉप कार्निवोर्स की। टॉप कार्निवोर्स, और हम बात करते हैं किन एनिमल्स की? हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स जो हैं इनको कहा जाता है कि नेचर में साफ सफाई का काम करते हैं। वो चीजें जो कि डीकम्पोज हो सकती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं ये धीरे 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 सरल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके उनको खा लेते हैं, जिससे कि वो नेचर में से गंदगी जो है उसको दूर करने में मदद करते हैं। आगे बात करते हैं कि टॉप कार्निवोर्स और डीकम्पोजर्स के अलावा एक चीज जो हमें पढ़नी है वो ये है कि जब हर्बीवोरस एनिमल्स, ये जो प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो अब इतनी सारी पॉपुलेशन को खाना अवेलेबल कराने के लिए किया ये जाता है कि इन प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और ज्यादा मात्रा में उगाने के लिए हमें यूज लेना पड़ता है पेस्टिसाइड्स को या डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को। और ये जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स होते हैं ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए, नेचर में जो चीजें पाई जाती है ना, ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती है बायोडिग्रेडेबल और एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनके बारे में हम जानते होंगे वैसे तो, फिर भी एक बार नोट कर लें कि डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव अपघटनीय, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल क्या है? ये वो चीजें हैं जिनको कि नेचर में जो अपघटक हैं, अपघटक यानी कि डीकम्पोजर्स डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि सरल अणुओं में इनको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव अनिम्नीकरणीय या अपघटनीय। ये आते हैं पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स, जैसे कि प्लास्टिक है, इसका एग्जांपल हो गया प्लास्टिक है, कांच है ना, ग्लास, ये है पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स और कई तरह के केमिकल्स जो कि खेती में काम लिए जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो होते हैं ये जब हम
इन फसलों को खाते हैं जिनके ऊपर की इनको यूज लिया जाता है। अब ये कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जब हम खाने को पचाते हैं तो भी ये डिग्रेड नहीं होते। इनसे क्या होता है कि ये धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं। हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं। और क्या होगा? धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। मान लीजिए आज इनकी मात्रा कम है, 2 महीने बाद थोड़ी और बढ़ेगी, 2 महीने बाद फिर और बढ़ेगी, और इस तरह क्या होता है, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई सीवियर डिजीजेस भी हमें हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि कई गिद्ध जो प्रजाति है, वल्चर्स जिन्हें कहा जाता है, वो इसी कारण से उनकी डेथ हुई। धीरे धीरे उनकी संख्या कम हुई कि जो माना ही जाता है कि डीडीटी और कई जो केमिकल्स थे उनको यूज लिया जाता था। अब तो डीडीटी बैन है। तो होता ये था कि ये उन एनिमल्स को खाते थे जो उन जगहों के आसपास मिलते थे, तो कुछ मात्रा में वो डीडीटी भी इनके अंदर धीरे धीरे जमा होने लग गया। और जब जमा हो गया ज्यादा मात्रा में, तो ऐसी चीज जो हमारे लिए घातक है वो हमारी बॉडी के अंदर जमा हो रही है, क्योरेबल नहीं है, और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। अब ये जो प्रोसेस है जिसके कारण ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में जमा हो रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी कि जैविक आवर्धन। आवर्धन का मतलब हम जानते हैं बढ़ना। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या हम कहें जैविक आवर्धन, ये क्या है कि लगातार खेती में ऐसी वस्तुओं या ऐसे रसायनों का प्रयोग करना जिनकी वजह से, जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते, और उनकी कुछ मात्रा भी अगर हमारे अंदर पहुंच जाती है तो वो हमारे शरीर में डिकम्पोज नहीं होती और धीरे धीरे जमा होने लग जाती है। और उसका इस तरह जमा होना ही मैग्निफिकेशन या आवर्धन, आवर्धन यानी बढ़ना कहलाता है। तो हम ऐसी सब्जियां या फल जब खाते हैं तो धोने से भी ये खत्म नहीं होते हैं, इसलिए कोशिश ये की जाए कि ऐसी खेती की जाए जिसमें इस तरह के केमिकल्स का यूज नहीं किया जाए। तो जैविक आवर्धन जो है लगातार रसायनों के प्रयोग से, कि ये जो केमिकल्स हैं इनका लगातार जब प्रयोग किया जा रहा है, लगातार रसायनों के प्रयोग से किसी भी तरह इनका हमारे शरीर में इकट्ठा होना क्या कहलाएगा? जैविक आवर्धन। ठीक है। ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ pesticides and chemicals in agriculture, these are getting depleted मतलब इकट्ठे होना, या these are ऐसे लिखो gradually, these are gradually stored, धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं in our body। और ये सब क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है। तो इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और इनकी मात्रा का इकट्ठा होना हमारे लिए हानिकारक है। चलिए अब हम आ गए हमारे चैप्टर के लगभग लास्ट टॉपिक पर, कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज जो हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए जैविक आवर्धन क्या है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है कि हाउ डज आवर एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरनमेंट, कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं, आवर एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट। अब हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, उसमें सबसे पहला जो रीजन है हमारी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचने का, वो है ओजोन लेयर
डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब ये है कि अब ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब ये है, देखिए कि ओजोन क्या है, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं और जिनमें एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं रहता, ये पाया जाता है O2 की फॉर्म में, जो कि क्या है, ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये ओजोन क्या है कि जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो ये बना लेते हैं ओजोन। ठीक है, अब ये ओजोन जो है वैसे तो क्या है, एक डेडली पॉइजनस गैस है। डेडली पॉइजनस गैस, डेडली पॉइजनस गैस का मतलब कि घातक और जानलेवा। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये फायदेमंद है। हमारे लिए फायदेमंद है किस लिए, हमारे लिए का मतलब है पूरी अर्थ के लिए, क्योंकि इसने क्या किया है कि अपर सरफेस पे, अर्थ के अपर जो सरफेस है या एटमॉस्फेयर है, उसमें चारों तरफ एक ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है, जिसे ओजोन लेयर या ओजोन मंडल भी हम कहते हैं। लेकिन अब ये पाया गया कि ये ओजोन गैस जो है ये धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इसका जो अमाउंट है वो कम होने से ऐसा माना जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि इसके कम होने से ओजोन लेयर में छेद हो गया है। छेद होने का मतलब ऐसा छेद नहीं हुआ है, छेद होने का मतलब यह है कि किसी स्पेसिफिक जगह पर ओजोन की जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल खत्म हो गए, तो उस एरिया में क्या हुआ है कि ओजोन गैस खत्म हो गई। तो ऐसे फील होता है कि उस पूरी लेयर में से केवल उतने से हिस्से में से हट गया, तो यूं मान लिया कि एक छेद सा हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि ओजोन जो है, देखिए कि ऑक्सीजन गैस जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है O+O, यानी कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना लेती है। कहां पर, ओजोन लेयर में, और ये क्या है, फ्री ऑक्सीजन। अब होता यह है कि इस ऑक्सीजन के साथ जब ये फ्री ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्या बना लेती है, ओजोन बना लेती है। होता तो ये है, लेकिन अब होने लगा ये है कि कुछ स्पेसिफिक गैसेस जिनमें जो मुख्य है वो है CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैसेस। ये जब ओजोन लेयर में पहुंच जाती हैं तो ये क्या करती हैं, इस ओजोन को O2+ फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उस लेयर में से ऑक्सीजन O3 के मॉलिक्यूल्स तो कम होते जाते हैं और O2 और O के मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन गैस की मात्रा तो लगातार कम हो रही है और ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल होता जा रहा है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये काम में कहाँ आती है, तो हमारे ये काम में आती हैं वो चीजें जो ठंडा करने में मदद करती हैं। तो ये मेनली काम में आती है एक तो रेफ्रिजरेटर्स में, और दूसरी जगह काम आएंगी एयर कंडीशनर्स या एसीज में। ठीक है, अब धीरे धीरे इनकी मात्रा जब बढ़ रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा इनको काम में ले रहे हैं, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ज्यादा से ज्यादा वातावरण में मुक्त हो रही है, और जिसके कारण ओजोन लेयर को लगातार खतरा बना हुआ है। अब इसके लिए इनिशिएटिव तो किसी को करना ही पड़ेगा, तो कुछ जो एक संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत 1987 में कई देशों के साथ मिलकर इस सहमति पत्र पर सिग्नेचर किए गए कि वो कोशिश ये करेंगे कि टू मेक फ्रिजेस, कि ऐसे फ्रिज बनाए जाएंगे जो कि कैसे होंगे, विच आर CFC फ्री। CFC फ्री का मतलब ऐसे फ्रिजों का निर्माण करने पर सहमति बनी कि वो फ्रिज कंपनीज जो हैं, between different companies to make fridges which are CFC free between different companies। ठीक है, तो अलग अलग देशों से आए कंपनीज के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत 1987 में एक सहमति पत्र पर सिग्नेचर किए गए, जिसमें वो सभी इस बात पर राजी हुए
कि ऐसे फ्रिजेस बनाए जाएंगे जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का या तो प्रयोग होगा ही नहीं, और होगा तो उसकी मात्रा को कम किया जाएगा। तो एक तो ये हो गई कि हमारी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंच रहा है ना। अगली जो एक्टिविटी है वो है गार्बेज। तो चलिए अब हम पहुंच गए चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है गार्बेज मैनेजमेंट। चलिए तो अगले टॉपिक पर चले। नंबर सेकंड इज गार्बेज मैनेजमेंट। गार्बेज मैनेजमेंट, तो गार्बेज उत्पन्न करने में हमारा ही योगदान है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा। अब गार्बेज जो है ये भी दो तरह का है, एक तो है डिग्रेडेबल। तो डिग्रेडेबल जो कचरा है उसको तो हम क्या कर सकते हैं कि किचन से निकला हुआ जो कचरा है या हमारे गार्डन से निकला हुआ जो कचरा है, इसको तो हम क्या कर सकते हैं कि गड्ढों में गाड़ दें और माइक्रोब्स की मदद से वो किस में बदल जाता है, खाद में बदल जाता है। और कुछ स्पेसिफिक जो डिकम्पोजर्स हैं उनकी मदद से। अब जैसे कि हम खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा कि डाइजेशन वाला जब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही काम करता है। सबस्ट्रेट ये हो गया एंजाइम और इससे बन गया प्रोडक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर माल्टोज शुगर है तो उस पर माल्टेज एंजाइम ही काम करेगा, जिससे ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। आप देखिए कि हम जब खाना खाते हैं तो स्पेसिफिक एंजाइम से स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनता है। अब हम ये कहें कि जैसे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उनके लिए अलग एंजाइम चाहिए, प्रोटीन्स के लिए अलग चाहिए, फैट्स और ऑयल्स के लिए अलग चाहिए। अब हम ये कहें कि अगर हम कोयला खा लें तो क्या हमें एनर्जी मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। काम क्या होगा कि जिस सबस्ट्रेट पर कोई एंजाइम काम करेगा वही हमें एनर्जी देने का काम करेगा। अब यहाँ पर गार्बेज मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो लगातार इतना कचरा जो कि हम उत्पन्न कर रहे हैं, जिसमें अब डिकम्पोज होने वाला कचरा अगर उत्पन्न कर रहे हैं तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये उसको खाद में बदल दें, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है। इसको अगर हम जमीन में गाड़ भी देते हैं तो कई सालों बाद भी जब उस हिस्से को खोदकर देखा जाए तो ये अर्थ के जिस सरफेस पर इन्हें बिछाया जाता है उसके ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। प्लास्टिक है जो कि लंबे समय तक पृथ्वी की सतह पर ही बना रहता है, और अगर इसे जला दिया जाए तो ये एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। तो प्लास्टिक जो कि ये कौन सा कचरा हो गया जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता, और लगातार ये ही कचरा जो है ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज नहीं हो सकता या नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा हो गया। प्लास्टिक वगैरह जो चीजें हैं और हॉस्पिटल से जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सिरिंजेस वगैरह, वो भी इसी कचरे में आती हैं, वो तो हानिकारक और होती हैं, ठीक है। तो ये जो कचरा है ये ऐसा कचरा जो कि गार्बेज को उत्पन्न कर रहा है। जमीन में भी अगर इनको गाड़ दें तो ये सॉइल को पॉल्यूट करेंगे और जला दें तो एयर को पॉल्यूट करेंगे। तो अब हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि इन चीजों को काम में तो लेना मजबूरी है हमारी, लेकिन कोशिश ये की जाए कि कम से कम इन्हें काम में हम लें। एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि प्लास्टिक को यूज ना करें। सामान वगैरह खरीदें तो हम हमारे घर से पेपर या जूट बैग लेकर जाएं और उनकी मदद से हम कचरे को, मान लीजिए कि हमारे एक के करने से नहीं होगा, लेकिन हम 10 जने अगर यही चीज सोच लें तो 10 लोगों के करने से तो होगा और 10 से 100 के करने से होगा। तो अपने स्तर पर, तो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम अपने स्तर पर करने का प्रयास करें। हो सकता है कि हमारी तरह और भी लोग इस बात को माने और हम पर्यावरण को बचाने में कुछ मदद कर सकें। एक टॉपिक और है जो आपकी बुक में दिया हुआ, यूजेस ऑफ कुल्हड़। तो कुल्हड़ हम जानते हैं कि चाय जो है रेलवेज में पहले मिलती थी कुल्हड़ से, है ना। अब प्लास्टिक की जो डिकम्पोजेबल ग्लासेस जो होते हैं उनके अंदर जब हम चाय पीते हैं तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कचरा उत्पन्न होता है उनसे भी, क्योंकि उन पर एक प्लास्टिक की कोटिंग पाई जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हम कुल्हड़ को यूज करते हैं तो ये बन रहे हैं किससे, मिट्टी से, और कुल्हड़ जब ज्यादा बनाए जाएंगे तो रिमूव कौन होगा, टॉप सॉइल। और ये टॉप सॉइल कौन सी है, जिसके अंदर पाई जा रही है
ह्यूमस, और अब ये जो कुल्हड़ है इनको तोड़कर दोबारा काम में भी नहीं लिया जा सकता। तो हम कोशिश ये करें कि इस तरह की एक्टिविटीज करें जिनसे कि कम से कम हमारी तरफ से तो नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। इसमें मेन जो था, एक तो ओजोन लेयर डिप्लीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि 1987 में एक वो समझौता प्रस्ताव को हमने यूएनईपी ने साइन करवाया था। और शुरू में जो हमने पढ़ा एक टॉपिक और जो हमने पढ़ा था, एक तो ओजोन लेयर पढ़ लिया और हमने इस चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। आई होप चैप्टर आपके लिए, वैसे तो इजी है चैप्टर, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज वाली क्लास में से ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में और एक और चैप्टर का रिविजन स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।